सो एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट हुई है इंडिया के एनर्जी सेक्टर में, जो आने वाले समय में देश के एनर्जी फ्यूचर को काफी हद तक शेप कर सकती है। हुआ क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि तमिलनाडु के कलपक्कम में इंडिया का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अब क्रिटिकलिटी अचीव कर चुका है। सिंपल शब्दों में अगर कहूं तो रिएक्टर अब सक्सेसफुली ऑपरेशनल स्टेज में एंटर कर चुका है, और ये कोई नॉर्मल रिएक्टर नहीं है। ये ऐसा रिएक्टर है जो जितना फ्यूल कंज्यूम करता है उससे ज्यादा फ्यूल जनरेट भी कर सकता है। इस बात का क्या मतलब है, ये मैं आपको वीडियो में आगे समझाऊंगा। और अगर आप इस डेवलपमेंट को थोड़ा और डेप्थ में देखें तो ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन नहीं है, ये उस विजन का नतीजा है जो दशकों पहले होमी जहांगीर भाभा ने दिया था। उन्होंने 1950s में ही ये समझ लिया था कि इंडिया के पास यूरेनियम लिमिटेड है लेकिन थोरियम काफी मात्रा में अवेलेबल है, और इसीलिए उन्होंने एक 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम डिजाइन किया जिसका अल्टीमेट गोल था कि थोरियम को फ्यूल के रूप में यूज किया जाए। इस विजन को रियलिटी बनाने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि कई जनरेशंस ऑफ साइंटिस्ट की मेहनत लगी है। ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने डिकेड्स तक इस प्रोग्राम पर काम किया, कई चैलेंजेस फेस किए, और कुछ केसेस में तो उनकी मौत भी ऐसे मिस्टीरियस तरीके से हुई जो आज भी अनएक्सप्लेन्ड है। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को डिटेल में समझेंगे कि ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्चुअली है क्या, 1950s में इसका विजन कैसे डेवलप हुआ था, और कैसे ये पूरा मॉडल इंडिया को एनर्जी के मामले में सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, बात है 1950s की, जब इंडिया नया नया आजाद हुआ था। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे और एनर्जी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही थी। उस टाइम पर होमी जहांगीर भाभा ने एक बहुत स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने देखा कि इंडिया के पास हाई क्वालिटी यूरेनियम रिजर्व्स बहुत कम है, लेकिन थोरियम रिजर्व्स दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में से एक हैं। यानी सिंपल बात यह थी, अगर इंडिया कन्वेंशनल यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर मॉडल फॉलो करता है तो शुरुआत में तो ये काम करेगा, लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी फ्यूल की अवेलेबिलिटी एक मेजर प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि यूरेनियम रिजर्व्स इंडिया में लिमिटेड हैं और एक टाइम के बाद हमें इंपोर्ट पर डिपेंड होना पड़ेगा, जो न सिर्फ हमें महंगा पड़ेगा बल्कि स्ट्रेटेजिक रिस्क भी क्रिएट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंडिया इसी मॉडल पर चलता रहता तो लॉन्ग टर्म में ये सिस्टम सस्टेनेबल नहीं होता, ना इकोनॉमिकली और ना ही स्ट्रेटेजिकली। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए होमी जहांगीर भाभा ने एक 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम डिजाइन किया, जिसका कोर आइडिया यह था कि पहले लिमिटेड यूरेनियम का यूज करके एक बेस बिल्ड किया जाए, फिर उस प्रोसेस से नया फ्यूल जनरेट किया जाए और एंड में ग्रेजुअली थोरियम पर शिफ्ट किया जाए। यानी एक तरह से ये प्रोग्राम डायरेक्टली फ्यूल लिमिटेशन की प्रॉब्लम को एड्रेस करता है और इंडिया को इंपोर्टेड यूरेनियम से डिपेंडेंसी हटाकर अपने ही डोमेस्टिक रिसोर्सेज पर शिफ्ट करने का रास्ता देता है। अब यहाँ से एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है कि ये 3 स्टेज प्रोग्राम काम कैसे करता है। सबसे पहला स्टेज, आप इसे फाउंडेशन कह सकते हैं। इस स्टेज में इंडिया ने कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज किए, जिन्हें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स या PHWRs कहा जाता है। ये रिएक्टर्स नेचुरल यूरेनियम पर चलते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी, नेचुरल यूरेनियम एक्चुअली एक ही चीज नहीं होता, ये दो मेन पार्ट्स का मिक्सचर होता है। इसका लगभग 99% हिस्सा होता है यूरेनियम 238 और सिर्फ लगभग 0.7% होता है यूरेनियम 235। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में? यूरेनियम 235 ही वो पार्ट है जो एक्चुअल फ्यूल का काम करता है, क्योंकि ये इजीली स्प्लिट हो सकता है, जिसे हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। जब यूरेनियम 235 स्प्लिट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है और साथ ही और न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं जो नेक्स्ट एटम्स को हिट करके चेन रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं। लेकिन यूरेनियम 238 के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये डायरेक्टली ऐसे चेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। यानी सिंपल शब्दों में अगर कहूं तो यूरेनियम 235 एक्टिव फ्यूल है और यूरेनियम 238 इनएक्टिव मटेरियल जैसा लगता है। लेकिन यहीं पर एक्चुअल गेम चेंज होता है। जब रिएक्टर चल रहा होता है और यूरेनियम 235 स्प्लिट हो रहा होता है तो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स निकलते हैं वो सिर्फ यूरेनियम 235 को हिट नहीं करते, उनमें से कुछ न्यूट्रॉन्स यूरेनियम 238 पर भी गिरते हैं। और जब यूरेनियम 238 इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है तो वो तुरंत एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे एक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजरता है और फाइनली कन्वर्ट हो जाता है प्लूटोनियम 239 में। और प्लूटोनियम 239 क्या है? तो ये एक बहुत पावरफुल न्यूक्लियर फ्यूल है जो खुद भी फिशन रिएक्शन कर सकता है, बिल्कुल यूरेनियम 235 की तरह। यानी जो चीज स्टार्टिंग में काम की नहीं लग रही थी वो धीरे धीरे एक वैल्यूएबल फ्यूल में कन्वर्ट हो रही है। अब इसे और आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो आप ऐसा मान लीजिए कि आप एक फ्यूल जला रहे हो एनर्जी के लिए, लेकिन उस प्रोसेस के बाद जो वेस्ट बच रहा है वो एक्चुअली एक नया और ज्यादा पावरफुल फ्यूल बन रहा है। यही इस प्रोग्राम की ब्रिलियंस है कि ये सिर्फ फ्यूल कंज्यूम नहीं करता बल्कि प्रोसेस के दौरान नया फ्यूल भी क्रिएट करता है। और यही स्टेज 1 का कोर ऑब्जेक्टिव था, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करना बल्कि प्लूटोनियम का स्टॉक पाइल बिल्ड करना है। इंडिया ने ये स्टेज सक्सेसफुली कंप्लीट किया है राजस्थान और कई मल्टीपल साइट्स पर रिएक्टर्स चलाकर। यानी आज के टाइम पर इंडिया के पास स्टेज 2 के लिए रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल प्लूटोनियम अवेलेबल है। अब आते हैं स्टेज 2 पर। तो स्टेज 2 में क्या होता है?
स्टेज 1 में जो प्लूटोनियम 239 बना था, अब उसे यूज किया जाता है एक स्पेशल टाइप के रिएक्टर में, जिसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। इसे फास्ट क्यों कहते हैं? सिंपल सी बात है, नॉर्मल रिएक्टर्स न्यूट्रॉन्स को स्लो करके काम करते हैं, लेकिन ये रिएक्टर न्यूट्रॉन्स को फास्ट ही रहने देता है। अब इस रिएक्टर के अंदर एक्चुअल प्रोसेस को समझते हैं। तो जब प्लूटोनियम 239 रिएक्टर के अंदर फिशन करता है, मतलब स्प्लिट होता है, तो तीन चीजें निकलती हैं: एनर्जी, फिशन प्रोडक्ट्स और सबसे इंपॉर्टेंट हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन्स बहुत हाई एनर्जी और हाई स्पीड पर होते हैं। अब रिएक्टर को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि प्लूटोनियम फ्यूल के आसपास एक ब्लैंकेट लेयर होती है, जिसमें यूरेनियम 238 और थोरियम 232 रखा होता है। अब जब ये फास्ट न्यूट्रॉन्स इस ब्लैंकेट लेयर तक पहुंचते हैं, तो ये डायरेक्टली इन एटम्स से इंटरेक्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले यूरेनियम 238 का प्रोसेस समझते हैं। जब यूरेनियम 238 एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, तो वो स्टेबल नहीं रहता। वो पहले यूरेनियम 239 बनता है, फिर और थोड़े न्यूक्लियर चेंजेस के बाद फाइनली कन्वर्ट हो जाता है प्लूटोनियम 239 में। यानी एक बार फिर से रिएक्टर के अंदर नया प्लूटोनियम फ्यूल जनरेट हो रहा है। अब थोरियम 232 के बारे में जान लीजिए। जब थोरियम 232 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, तो वो थोरियम 233 बनाता है। देन कुछ और न्यूक्लियर चेंजेस के बाद फाइनली यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये यूरेनियम 233 ही वो फ्यूल है जो स्टेज 3 में यूज किया जाना है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, तो रिएक्टर के कोर में प्लूटोनियम 239 जल रहा है, और उसके आसपास जो ब्लैंकेट मटेरियल है, वो न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब करके एक नया फ्यूल बना रहा है। इसीलिए इसे ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ फ्यूल कंज्यूम नहीं करता, बल्कि साइमल्टेनियसली नया फ्यूल प्रोड्यूस भी करता है। और यही इस टेक्नोलॉजी का सबसे क्रिटिकल एडवांटेज है कि ये फ्यूल साइकिल को एक्सटेंड करता है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। वेस्ट ने इस टेक्नोलॉजी पर काफी काम किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए, लेकिन एंड में काफी कंट्रीज ने इसे अबेंडन कर दिया। आज के टाइम पर रशिया एक ऐसा कंट्री है जो इसे सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहा है, और अब इंडिया सेकंड कंट्री बन गया है जिसने इस लेवल पर टेक्नोलॉजी को अचीव किया है। एनीवे, अब फाइनल स्टेज है स्टेज 3। ये सबसे इंपॉर्टेंट और हमारे लिए अल्टीमेट गोल है। जब स्टेज 2 से इनफ यूरेनियम 233 जनरेट हो जाएगा, तब इंडिया थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स डेवलप करेगा, और यही वो पॉइंट है जहां पूरा गेम चेंज हो जाता है। क्योंकि थोरियम, जो इंडिया के पास काफी लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, उस पर बेस्ड रिएक्टर्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एनर्जी दे सकते हैं। यानी अगर ये प्रोग्राम कंप्लीटली सक्सेसफुल होता है, तो इंडिया को इंपोर्टेड फ्यूल पर डिपेंड रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि थियोरेटिकली अगर देखा जाए, तो उम्मीद ये है कि 600 से लेकर 700 साल तक के एनर्जी जनरेट कर सकने लायक थोरियम रिजर्व्स हैं हमारे पास। और इसीलिए ये डेवलपमेंट सिर्फ एक रिएक्टर का ऑपरेशनल होना नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ट्रांजिशन का सिग्नल है, यूरेनियम डिपेंडेंसी से थोरियम बेस्ड सेल्फ रिलायंस की तरफ। अब यहाँ तक आते आते एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि ये सिर्फ साइंस या टेक्नोलॉजी की स्टोरी नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म नेशनल प्रोजेक्ट है, जिसमें डिकेड्स का टाइम, प्लानिंग और परसिस्टेंस लगता है। लेकिन इस जर्नी का एक और साइड भी है जो इतना ओपनली डिस्कस नहीं होता, और वो है इंडियन साइंटिस्ट के अराउंड एक डिस्टर्बिंग पैटर्न। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें, तो कई ऐसे इंसिडेंट्स मिलेंगे आपको जहां न्यूक्लियर और डिफेंस प्रोजेक्ट से जुड़े साइंटिस्ट की डेथ काफी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में हुई है। सबसे पहले बात करते हैं होमी जहांगीर भाभा की, जो इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के आर्किटेक्ट थे। 1966 में उनकी डेथ एक प्लेन क्रैश में हुई। ऑफिशियली इसे एक्सीडेंट कहा गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कभी कंक्लूसिवली क्लोज नहीं हुई। आज भी कई लोग इस पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि ये एक टारगेटेड एलिमिनेशन हो सकता है। फिर आते हैं विक्रम साराभाई पर, जो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के फादर माने जाते हैं। 1971 में उनकी डेथ एक होटल रूम में हुई सडनली, कोई क्लियर कॉज एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। इन पुराने इंसिडेंट्स के अलावा अगर रिसेंटली भी देखें, तो 2009 से 2013 के बीच भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क में ही मल्टीपल साइंटिस्ट की डेथ रिपोर्ट हुई। कई केसेस में उन्हें सुसाइड डिक्लेयर किया गया, लेकिन उनकी फैमिलीज ने बार बार कंक्लूजन्स पर सवाल उठाए। एक केस में 2 रिसर्चर्स लैब फायर में मारे जाते हैं, जबकि वो फ्लेमेबल मटेरियल ही हैंडल नहीं कर रहे थे। दूसरे केस में एक इंजीनियर की डेथ पहले हार्ट अटैक बोली जाती है, फिर सुसाइड, और फाइनली ऑटोप्सी ने मर्डर इंडिकेट किया। देखिए, इन सब में किसी फॉरेन एजेंसी का डायरेक्ट प्रूफ नहीं है हमारे पास, एटलीस्ट पब्लिकली तो अवेलेबल नहीं है। खैर, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका क्या मानना है। क्या ये जो साइंटिस्ट की मिस्टीरियस डेथ्स का पैटर्न है, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, या फिर इसके पीछे कोई डीपर जियोपॉलिटिकल एंगल हो सकता है? वैसे अगर आप इसे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो पैटर्न थोड़ा फेमिलियर लगता है। जैसे आप ईरान का एग्जाम्पल ले लीजिए। 2010 से लेकर 2020 के बीच मल्टीपल ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को सिस्टमेटिकली टारगेट किया गया। सबसे प्रोमिनेंट केस था मोहसेन फखरीजादेह का, जिसे 2020 में एक हाईली सोफिस्टिकेटेड अटैक में मार दिया जाता है। ईरान ने ओपनली एक्यूज किया मोसाद और अमेरिका को, और काफी एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ये टारगेटेड ऑपरेशंस थे, ताकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्लो किया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया के केस में भी ऐसा कुछ हुआ था? ऑल्दो हमारे पास कोई कंफर्म्ड प्रूफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जब भी कोई कंट्री एडवांस्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप करता है, तो वो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का हिस्सा बन जाता है। एनीवे,
अभी ये सिर्फ शुरुआत है, असली टेस्ट आगे है, स्पेशली थर्ड स्टेज पर। लेकिन अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है, एंड आई होप कि ये सक्सेसफुल हो, तो ये इंडिया की एनर्जी और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस दोनों को रिडिफाइन कर सकता है। लेकिन साथ ही एक और चीज़ उतनी ही इंपॉर्टेंट है, हमें अपने साइंटिस्ट की सिक्योरिटी और सेफ्टी पर भी उतना ही ध्यान देना होगा, क्योंकि ऐसे हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स में कंसिस्टेंट रिसर्च एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, ताकि काम बिना डिसरप्शन के स्मूथली आगे बढ़ सके। एनीवे, फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्षवर्धन गुर्जर साइनिंग ऑफ।